वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्वालामुखी के बारे में। देखेंगे इस क्लास में ज्वालामुखी क्या होते हैं, लावा व मैग्मा क्या होता है। ज्वालामुखी उद्गार होता है कि कारण क्या क्या है और ज्वालामुखी उद्गार कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसी के साथ देखेंगे आंतरिक स्थलाकृतियाँ, बाहरी स्थलाकृतियाँ। तो सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि भूकंप का वैश्विक वितरण कैसे हुआ, और भूकंप और ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण सेम ही है। तो मैंने कहा था कि अपने अगले वाली क्लास में कर लेंगे। तो शुरू करते हैं, ज्वालामुखी क्या है। अपन ने बात की थी प्लेट टेक्टोनिक्स की, कि दो प्लेटें हैं वो टकराती हैं। एक जो भारी प्लेटें हैं वो नीचे धंस जाती है, ऊपर प्लेटें ऊपर की तरफ आती है। जैसे भारी प्लेट नीचे धंसती है तो दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है, और ताप बढ़ने पर कहीं ना कहीं जाके एक बेनियोफ जोन का निर्माण होता है, जहाँ बेनियोफ जोन का निर्माण होता है, जहाँ चट्टानें पिघलने लग जाती है। और जब ये चट्टानें पिघलेगी तो लिक्विड फॉर्म में आएगी, तो इनका घनत्व कम होगा। घनत्व कम होगा तो ये प्रसार करेगी, और प्रसार करेगी तो ऊपर की तरफ दबाव बनाएगी, और दबाव बनाएगी तो इतना ज़्यादा दबाव हो जाएगा कि ये क्रस्ट को फाड़ते हुए, पृथ्वी के ऊपरी भाग को फाड़ते हुए जोरदार लावा की तरह बाहर आएगी, जोरदार अग्नि की तरह बाहर आएगी। और इसी घटना को क्या कहते हैं कि पृथ्वी की सतह को तोड़ते हुए जब कोई गर्म लावा बाहर आता है तो यह घटना क्या कहलाती है, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी क्या है पता लग गया। अब देखो कि मैग्मा व ज्वालामुखी, मैग्मा व लावा, इनमें क्या अंतर है। सुनने में तो एक जैसा लगता है। लावा क्या होता है कि जब चट्टानें पिघलती है तो जो भाग चट्टानों का पिघला हुआ क्रस्ट को तोड़ के बाहर आ गया, वो क्या कहलाता है, उसका नाम होता है लावा। जो चट्टानों का पिघला हुआ भाग क्रस्ट को तोड़ के बाहर नहीं आ पाया, या क्रस्ट नहीं टूटी, या अंदर ही रह गया किसी भी कारण, तो जो अंदर का जो भाग था, नरम भाग या लिक्विड भाग, वो क्या कहलाया, मैग्मा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है। अभी तो एक अपने बात की थी प्लेट टेक्टोनिक्स में, जो अभिसारी गति होगी, प्लेट टकराएगी। अभिसारी गति में क्या होता है, प्लेटें टकराती है तो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठेगी, भारी प्लेट नीचे धंस जाएगी। भारी प्लेट नीचे धंसेगी तो वो कहीं ना कहीं जाके पिघलेगी, तो उससे भी लावा का निर्माण होगा। दूसरी क्रिया है वो है अपसरण की क्रिया, मतलब यही फिर प्लेट टेक्टोनिक्स, अभिसरण, अपसरण गति, मतलब जब प्लेटें दूर दूर जाती है, अपसारी गति या अपसरण गति। अब प्लेटें दूर दूर जाएगी तो ये भाग जो रिक्त हो गया, भ्रंश घाटी, तो यहाँ जो पहले से निर्मित चट्टानें पिघली हुई थी उन्हें बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी का निर्माण होगा वो शांत प्रकार का होगा एज कम्पेयर टू अभिसारी गति। तो ऐसे भी निर्माण होता है, यहाँ पे कटक निर्माण ऐसे होता है। और अभिसारी गति से वलित पर्वत श्रृंखला पर्वतों का निर्माण होगा। तो अब देखो, वलित पर्वतों का निर्माण अभिसारी गति से होता है, और अभिसारी गति से ज्वालामुखी का निर्माण होगा। तो अब आगे हम वैश्विक जो इसकी इंडिकेशन पढ़ेंगे कि कहाँ ज़्यादा ज्वालामुखी घटना होती है, कहाँ ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो वहाँ देखेंगे जहाँ जहाँ वलित पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो रहा है अभिसारी गति के कारण, जैसे रॉकीज, एंडीज, प्रशांत महासागरीय मेखलाओं के चारों तरफ के जो
पर्वत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ज्वालामुखी निर्माण होता है। मतलब वलित पर्वत और ज्वालामुखी का कनेक्शन है, किसके कारण? अभिसारी गति के कारण। ठीक है। तीसरा कारण क्या है? पहला कारण था अभिसारी गति, दूसरा कारण था अपसारी गति, अपसरण गति, तीसरा था कारण रहेगा संरक्षित गति। यदि एक बात बोलूँ कि ज्वालामुखी घटना का मेन कारण क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स। याद रहेगा। ज़्यादा मतलब अभिसारी अपसारी ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा याद रखना कि प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण होता है। संरक्षित गति क्या होता है ये अपने को पता है। जो दो प्लेटें होती है आसपास मतलब समांतर गति करती है, घर्षण करती है, तो भी यहाँ पे ताप बढ़ जाएगा। घर्षण से ताप बढ़ जाता है, और घर्षण जैसे अपने हाथ घिसोगे तो ये गर्म होएगी, गर्म हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार जब दो प्लेटिंग आपस में घर्षण करेगी तो वो भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी, तो बहुत ज़्यादा गर्म होगी। यहाँ भी तो चट्टानें पिघलेगी, और ये चट्टानें पिघल के ऊपर की ओर क्रस्ट को बाहर तोड़ते हुए आती है, तो ज्वालामुखी का निर्माण करती है। ठीक है। एक तो कारण हो गया प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है। दूसरा कारण रह गया, दूसरा कारण है कहीं न कहीं वो प्रदर्शित है भूपटल का कमज़ोर होना। जहाँ भूपटल कमज़ोर होगा वहाँ आसानी से लावा बाहर आ जाएगा, नहीं तो मैग्मा के रूप में अंदर ही रहेगा। मैग्मा के रूप में अंदर ही रहेगा तो वो ज्वालामुखी नहीं होगा। ज्वालामुखी का निर्माण तभी होएगा ना, तब लावा मतलब मैग्मा बाहर आ जाएगा और लावा का रूप ले लेगा, जिसे लावा बोलेंगे। तो बाहर जब धरती पे आग आएगी तभी तो ज्वालामुखी होएगा ना। ठीक है। दो कारण हो गए। तीसरा कारण ये देख लो कि भूपटल का अत्यधिक तापमान। अत्यधिक तापमान एक अपने पढ़ा था दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल में पढ़ा था कि अपन रेडियोधर्मी तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। दुर्बलता मंडल में रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, वो रासायनिक क्रिया करते हैं, उससे मतलब तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाता है तो पिघल जाती है, तो ये भी हो जाता है। तो तीन कारण पढ़े प्लेट टेक्टोनिक्स में अपने पढ़े अभिसारी गति, फिर पढ़ा अपने अपसरण गति, फिर पढ़ा संरक्षित गति। फिर अपने देखा कि भूपटल का कमज़ोर होना भी ज्वालामुखी का एक कारण बन जाता है। फिर तीसरा देखा कि भूगर्भ का अत्यधिक तापमान भी है। कैसे? दुर्बलता मंडल में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनके कारण। ठीक है। अब देखते हैं, चलो ठीक है ज्वालामुखी उद्गार हो गया, अब उनमें निकलने वाले पदार्थों के बारे में देखते हैं कौन कौन से पदार्थ निकले। तो सीधी बात है कि पदार्थ निकलेंगे तो गैस भी निकलेगी, कुछ पदार्थ ठोस के रूप में भी होंगे और कुछ पदार्थ लिक्विड के रूप में भी थी, यह द्रव अवस्था। मतलब ज्वालामुखी की घटना होती है उसमें गैसें भी निकलती है, ठोस पदार्थ भी निकलते हैं और लिक्विड भी होते हैं। जो पदार्थ निकलते हैं ना उनको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जियोग्राफी की भाषा में, जिन्हें कहते हैं पायरोक्लास्ट। याद रहेगा पायरोक्लास्ट क्या है? ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। ये तीन अवस्था में हो सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब देखो पहले डिस्कस करते हैं ठोस में निकलने वाले पदार्थ। या तो बहुत बड़े बड़े होंगे, जब इनका आकार बहुत बड़ा होगा, निकलने वाले पदार्थों का आकार बड़ा होगा तो उन्हें कहेंगे ज्वालामुखी बम। ठीक है। ये मानो फुटबॉल के आकार के होते हैं या उससे बड़े होते हैं। ठीक है। फिर लेपिली, जब पदार्थों का आकार अखरोट के आकार जितना हो, तो अखरोट के आकार, अखरोट जानते हो मतलब छोटा सा, ये मान लो 5 रुपए वाली बॉल नहीं होती उसके जैसे, या छोटे ये मान लो मतलब 5-7 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम का पत्थर मान लो, छोटा सा पत्थर जिसे हम फेंक सकते हैं, वो होती है लेपरी। स्कोरिया, स्कोरिया क्या होता है? स्कोरिया होता है चना या मटर के आकार के आकृति के पदार्थ और फिर निकलती है, वो है राख व टफ। तो अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कि ज्वालामुखी से जो ठोस पदार्थ निकलते हैं
तो वो एक तो होते हैं ज्वालामुखी बम जो बहुत बड़े आकार के होंगे जैसे फुटबॉल, फिर होते हैं अखरोट के आकार के जैसे छोटे छोटे बॉल के आकार के, उन्हें कहते हैं लेपिली, ठीक है। फिर होते हैं स्कोरिया। स्कोरिया क्या होते हैं? चने या मटर के दाने के आकार जितने, फिर एकदम राख या टफ, ठीक है, याद रहेगा। तो इसलिए याद रखना ज्वालामुखी बम, लेपिडी, स्कोरिया, राख, ज्वालामुखी बम, लेपिडी, स्कोरिया, राख, ठीक है। अब देखो द्रव के बारे में। अब द्रव अवस्था में कुछ ना कुछ लिक्विड बाहर आएगा, ये तो पता है कि मैग्मा निकल रहा है तो बाहर है। तो इस मैग्मा को दो भागों में बांटते, जो लावा आता है जो निकलता है इसको दो भागों में बांटते। किस आधार पे? सिलिका की उपस्थिति के आधार पे। सिलिका की उपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग रहेगा वो मानो अम्लीय, मानो क्या, अम्लीय लावा। दूसरा रहेगा क्षारीय लावा, ठीक है। अम्लीय लावा में क्या होता है? इसमें ना सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, लगभग 60 से 85% जो लिक्विड निकलेगा उसमें सिलिका होगी। तो सिलिका की मात्रा, सिलिका मानो कि रेत, एक तरह से रेत जो अम्लीय प्रकृति की है, ठीक है। रेत, सिलिका, सिलिकॉन, ठीक है। अब किसी लिक्विड में रेत ज़्यादा होगा तो वो गाढ़ा हो जाएगा, तो ये गाढ़ा होता है। और गाढ़ा होता है तो इससे किसका निर्माण होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। तो अपन ने पढ़ा था ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण अम्लीय प्रकृति के लावा से होता है, ठीक है। तो अब समझ में आया क्यों होता है, क्योंकि सिलिका की मात्रा 60 से 85% के बीच में होती है, ये गाढ़ा होता है और पर्वतों का निर्माण भी हो जाता है, ठीक है। वही क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा 40 से 45 या 50% तक, मान लो 50% तक होती है। ये तरल अवस्था में होता है एकदम, मतलब जब देखो यार पानी या कोई लिक्विड लो, उसमें आप एक तो 80% डाल दो मिट्टी, वो गाढ़ा होएगा ही ना। एक आप डालो कि 40%, तो वो तरल अवस्था में। और जब तरल पदार्थ ज़मीन पे गिरेगा तो दूर तक फैलेगा, जैसे ये तरल पदार्थ है आया दूर तक फैलेगा, और दूर तक फैलेगा तो जो निर्माण होगा वो निर्माण होगा पठार का। ज्वालामुखी पठार का निर्माण हुआ वो किसके कारण? क्षारीय लावा के कारण, ठीक है, याद रहेगा। तो अपन ने पढ़ लिए ज्वालामुखी पदार्थों के बारे में। ज्वालामुखी पदार्थ ठोस और लिक्विड पढ़ ली। अब देखते हैं गैसीय अवस्था में कौन कौन से आते हैं। तो पहला रहता है, और सबसे ज़्यादा ना ज्वालामुखी के उद्गार में ना सबसे ज़्यादा बाहर निकलती है वो है जलवाष्प गैस के रूप में। कितने परसेंट तक? 60 से 90%। अब अपने को इतना तो पता है कि पृथ्वी के अंदर पानी है, पानी पे ताप लगेगा तो जलवाष्प का निर्माण होगा, और जो गैस के रूप में निकलेगी तो सर्वाधिक क्या निकलेगी? 60 से 90% तक जलवाष्प निकलेगी। फिर H2S भी निकलेगी, सिलिका, सिलिकॉन अंदर है, और हाइड्रोजन जल से आ गई, H2S आ गया, SO2, HCl, CO2, NO2, NH4Cl इत्यादि, मतलब इतनी गैसें निकलती है। तो आप मेन रूप से याद रखना यार, ये क्वेश्चन बार बार आता ही है कि जलवाष्प कितने परसेंट या सर्वाधिक निकलने वाला उत्पाद क्या है ज्वालामुखी से, तो वो जलवाष्प ऑप्शन में होता है और वो ही सही रहेगा, ठीक है। अब देखो SO2, H2S, HCl ये अम्लीय प्रकृति के। अब ज्वालामुखी उद्गार हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो दाब क्या होगा? दाब कम होगा, तो यहाँ आसपास के जो बादल हैं वो इधर आएंगे गति करते हुए, और यहाँ पे ऑलरेडी SO2, H2S, HCl है, मतलब जो वायुमंडल में घुले हुए हैं। और यहाँ पे जब ये बादल आके वर्षा करेंगे ज्वालामुखी उद्गार के बाद, तो ये वर्षा होगी, वो कौन सी होगी? अम्लीय प्रकृति की, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ भी ले ज्वालामुखी उद्गार के बाद वहाँ उस स्थान विशेष पर होने वाली वर्षा की प्रकृति कौन सी होती है, तो आप बता देना कि अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक है।
अब रहेगा ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? देखो, उद्गार अवस्था के आधार पर ज्वालामुखी 3 अवस्था में होते हैं। पहले होते हैं सक्रिय, द्वितीय सुषुप्त, तीसरा मृत या विलुप्त। अब देखो, सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी वो है जिनका वर्तमान समय में उद्गार और भविष्य का उद्गार और पास्ट का उद्गार। पास्ट में ये उद्गार होता था सक्रिय में, सुषुप्त में भी होता था, मर्त में भी होता था। मतलब टाइप है ये, मतलब उद्गार के कितने टाइप, ज्वालामुखी कितने टाइप का हो सकता है। उद्गार के आधार में ज्वालामुखी पर्वत 3 प्रकार की हो सकते हैं। कैसे? सक्रिय, सुषुप्त और मृत। ठीक है। अब क्या हुआ कि अपन ने देखा कि जो सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी है वो पास्ट में तो सारे ही एक्टिव थे, सारों में उद्गार होता है, परंतु सक्रिय ज्वालामुखी है वर्तमान समय में भी उद्गार हो रहा है। सक्रिय का तो तभी सक्रिय है ना, वर्तमान समय में उद्गार हो रहा है। मृत का मतलब वर्तमान समय में उद्गार नहीं हो रहा, और सुषुप्त का भी वर्तमान समय में उद्गार नहीं हो रहा। ठीक है, सक्रिय हो गया। और भविष्य में क्या अवस्था रहने वाली? इसका भविष्य में भी उद्गार होगा, इसके चांस है उद्गार भविष्य में होने के। ये भविष्य में भी उद्गार नहीं हुआ। तो अब यहाँ से समझो कि मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं। मृत प्रकार के ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जो प्राचीन समय में उद्गार होते थे, वर्तमान समय में नहीं होते और भविष्य में भी नहीं होंगे, वो क्या होते हैं? मृतप्राय होते हैं। ठीक है। सुषुप्त क्या होते हैं? जिनका उद्गार प्राचीन समय में होता था, वर्तमान समय में नहीं हो रहा, परंतु भविष्य में इनका उद्गार डेफिनेटली होगा। ठीक है। सक्रिय क्या होता है? जिनका उद्गार प्राचीन समय में होता था, वर्तमान समय में भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। तो ये हो गए सक्रिय टाइप के ज्वालामुखी। अब इनके एग्जाम्पल देखें, और ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं बता देता हूँ। सक्रिय ज्वालामुखी एग्जाम्पल, पहला रहेगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। कौन से देश में? इटली, द्वीप समूह लिपारी द्वीप पे। ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि के पास है, ये जल संधि के पास, और भूमध्य सागर में स्थित होने के। लिपारी द्वीप कहाँ है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कैसे? अब देखो मैं समझाता हूँ। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पे है? भूमध्य सागर में। इटली का है, भूमध्य सागर में है। तो अब हुआ क्या, ये जिब्राल्टर जल संधि कौन कौन से देशों के बीच में? स्पेन व मोरक्को के बीच में। ठीक है, ये देखेंगे अपने, बाद में देखेंगे अगली क्लास। स्पेन व मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है, भूमध्य सागर में स्थित है। अब क्या हुआ कि ये सक्रिय प्रकार के ज्वालामुखी है, हर टाइम उद्गार होता रहता है। जैसे रात होती है, भूमध्य सागर में कोई आया, कोई शिप आई, तो उनको मतलब ठीक है, कोई रोशनी तो दिखाई देती नहीं है, उनका नेविगेशन रेडियो तरंगों से होता है, सोनार सिस्टम से होता है। तो अब क्या हुआ कि उन्हें मतलब प्रकाश स्तंभ उनको एक लाइट की टाइप दिखाई देता है ना, वो जो है वो है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम मतलब स्ट्रोम बोलता है, ये उद्गार करता है, तो स्ट्रोम्बोली
बोली मतलब स्ट्रोंग आवाज़ करता है, तो यहाँ से याद रखते हो स्ट्रोंग बोली इटली से। ठीक है, भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर में जो बीच में होता है किसी संगठन के बीच का, वो स्ट्रोंग होना चाहिए, स्ट्रोंग बोली, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, सेकंड वन होता है एटना ज्वालामुखी। चलो, ये भी कहाँ है? इटली में। ये भी कहाँ है? लिशली द्वीप पर। वो कहाँ पे है? लिपारी द्वीप पर। ये कहाँ पे है? लिशली द्वीप पर। ये भी भूमध्य सागर में है। ठीक है, तो इटली के नीचे की तरफ ना छोटे छोटे द्वीप हैं, उन पे ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, और ये उन द्वीप में बने भी इन्हीं उद्गारों के कारण ही है। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है मोना लोआ ज्वालामुखी। मोना लोआ ज्वालामुखी क्या होता है? ये कहाँ है? हवाई द्वीप पे। अब आप पूछोगे हवाई द्वीप कहाँ है? यूएसए के पास। ये प्रशांत महासागर के चौराहा, प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं किसको? मोना लोआ। कि मोना लोआ, मोना मतलब एक लोआ, एक लो ही है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। हवाई द्वीप समूह पर है, यूएसए के अंडर में रहता है हवाई द्वीप समूह, और विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो आकार में बड़ा है, आकार में बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये है। कौन सा? मोना लोआ। मोना एक ही हो सकता है, जो बड़ा है वो सबसे बड़ा है, एक ही है, एक ही दिखेगा। तो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ। वैसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा है, मतलब लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लावा निकलता रहता है, तो वो रहेगा किलायु ज्वालामुखी। ठीक है, अब कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है वो है किलायु, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है वो है मोना लोआ। ठीक है, ये भी हवाई द्वीप पे ही है, यूएसए। ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। इनकी अवस्था देखते रहना, आप पढ़ेंगे ना अपने जब इनका विश्व के मानचित्र पे इनका देखेंगे कि कहाँ कहाँ ज़्यादा ज्वालामुखी है, तो ये प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, ये आएंगे। ठीक है, किलायु ज्वालामुखी। अब आप पूछोगे कि एक अपन ने ना कोटोपैक्सी ऐसे कुछ पढ़ा था, इक्वाडोर। ठीक है, तो माउंट इरेबस ज्वालामुखी है जिसकी हाईएस्ट चोटी है कोटोपैक्सी। ठीक है, ज्वालामुखी ये कहाँ है? इक्वाडोर में। सॉरी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर में। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि माउंट इरेबस ज्वालामुखी है कहाँ पे है? अंटार्कटिका महाद्वीप पे। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा है? माउंट इरेबस। ये दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ठीक है, बेरन द्वीप भारत का भी है, एक बेरन द्वीप ज्वालामुखी। अपने तो अलग अलग नाम नहीं देते, जो ज्वालामुखी है उसी के नाम पे बेरन द्वीप ज्वालामुखी। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे मतलब बहुत सारे द्वीप हैं, तो उन्हीं में एक द्वीप है वो है बेरन द्वीप, और उस पे जो ज्वालामुखी है उसे कहते हैं बेरन द्वीप ज्वालामुखी। ये सक्रिय प्रकृति का है, एकमात्र भारत का सक्रिय प्रकृति का ज्वालामुखी है वो है बेरन द्वीप ज्वालामुखी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं किसके? सुषुप्त ज्वालामुखी। तो ये याद रखना सीधा, इटली का
विसुवियस, ज्वालामुखी, जापान का फ्यूजियामा, और भारत का नारकोंडा ज्वालामुखी। भारत का नारकोंडा ज्वालामुखी और बेरन द्वीप ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है सुसुप ज्वालामुखी। और फिलीपींस का एक रह गया, फिलीपींस का मेयोना ज्वालामुखी। मर्द ज्वालामुखी है। इसके एग्जाम्पल देखें तो अपन ने ना पर्वतों में पढ़ा था, माउंट पोपा। माउंट पोपा कहाँ है? म्यांमार में। अपन ने पढ़ा था माउंट केन्या। केन्या कहाँ है? केन्या साउथ केन्या है अफ्रीका महाद्वीप में। माउंट केन्या कहाँ है? केन्या देश में, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है। माउंट एंकाकागुआ, ये तो याद होगा, चिली में। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकागुआ। एक पढ़ा था माउंट किलिमंजारो, तंजानिया। तंजानिया क्या है? ये भी अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। अब जो है एक इम्पोर्टेंट रहता है, वो है ज्वालामुखी से निर्मित संरचना। अपन देखा था ज्वालामुखी में द्रव पदार्थ लावा और मैग्मा। लावा जो बाहर आ जाता है, मैग्मा जो अंदर है जमीन के। जो बाहरी आकृति बनेगी लावा से, आंतरिक आकृति बनेगी किससे? आंतरिक आकृति बनती है मैग्मा से। आंतरिक आकृति। अब लावा से बाहर आकृति कौन कौन सी बनेगी वो देख लो। ये शंकु के आकार की बन जाए। फिर क्रेटर, शंकु तो ऐसा होता है। अब एक्सप्लेन करने का टाइम है नहीं, छोटी सी स्वीट सी वीडियो बनानी है, तो शंकु ऐसा, क्रेटर ऐसा, दूसरा रहेगा क्रेटर। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रेटर कैसा है, किस प्रकार की आकृति का है, ऐसे शंकु, क्रेटर, गीजर क्या होता है इसको समझ लो थोड़ा सा, ये इम्पोर्टेंट है। भारत में एक स्थान है मणिकर्ण, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये क्या है कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ये ज्वालामुखी फटा, ऐसे कुछ मान लो कि ये पर्सनी यहाँ से ज्वालामुखी, यहाँ पे द्राणु का निर्माण हो गया, जैसे अंदर तक द्राणु का निर्माण। अब यहाँ से ना लगातार ना क्या आते हैं, धुआरे आते हैं बाहर। क्या आते हैं? धुआरे, मतलब हवाएं आती है, मतलब जो लिक्विड था वो अंदर का ताप लेके वाष्प बनता है। वाष्प बनता है तो यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक आता रहता है, और जो वाष्प आती है वो गर्म होती है, और जो प्राकृतिक रूप से गर्म आती है तो इसे यह नाम दे दिया गीजर। भारत में ऐसा गीजर है, प्राकृतिक गीजर है, वो है मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख लो यहाँ पे कि यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहाँ पे भी एक गीजर है, उसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। ये क्वेश्चन बार बार आता है, एक तो मणिकर्ण वाला और एक यूएसए वाला। यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क, वहाँ पे क्या है? ओल्ड फेथफुल गीजर। वहाँ पे भी क्या आते रहते हैं? धुआरे आते हैं, और मतलब लोग अच्छा फील करते हैं। यहाँ पे ठंडे स्थान है वैसे भी, और धुआरे आते हैं तो मतलब अच्छा फील होता है। और ऐसे बहुत सारे अंटार्कटिक महाद्वीप में है, ग्रीनलैंड में,
अब थोड़ा सा देखो क्रेटर, क्रेटर के बारे में बता ही देता हूँ, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो देख लेना यार। अब क्या है कि क्रेटर क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। जो लास्ट में बचता है वो इस टाइप से, जो यहाँ का लावा है इस आकृति, ये आकृति बनती है कि ये मुंह बंद हो जाता है लास्ट में कहीं ना कहीं अपर्दन के कारण जो भी है, तो ये आकृति बनती है। ये आकृति बनती है जो ये झील का निर्माण हुआ, इस आकृति को क्या कहते हैं, क्रेटर। और यहाँ पे जब पानी भर जाता है, इस झील का निर्माण हुआ वो क्या होता है, क्रेटर झील। ठीक है, अब क्रेटर झील कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे देखो टिटिकाका झील, पेरू है, बोलिविया बोलिविया के तट पे। और पेरू का टिटिकाका झील आरपीएससी में भी आया था, आरएस में भी आया था, और एक बार शायद यूपीएससी में पूछा है कि सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, नौकागम्य झील मतलब सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है ना, जिसपे नौका चलती है, वो है टिटिकाका झील। कहाँ पे, पेरू है, बोलिविया सीमा पे। ये कहाँ है, पेरू कहाँ है भाई, साउथ अमेरिका। ठीक है, भारत में भी है एक क्रेटर झील जो आपने बार बार पढ़ा हुआ, लोनार झील। लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अब एक नाम एक और आता है बार बार, काल्डेरा, कल्डेरा, केल्डेरा, वो क्या होती है। अब ये क्रेटर है, जब अगली बार जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो यहाँ पे जो लावा धस चुका है, तो ठीक है, अगली बार ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो जोर से विस्फोट होएगा, तो ये जोर से विस्फोट होगा तो ये बड़े क्रेटर का निर्माण करेगा। जब बड़े क्रेटर का निर्माण होगा उसी कैल्डेरा कहते हैं। और इस कैल्डेरा का एग्जाम्पल है टोबा झील, इंडोनेशिया। टोबा झील, इंडोनेशिया। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब तक हमने पढ़ लिया शंकु, क्रेटर, कैल्डेरा और गिजर। और चौथी आकृति रहती है, उसे कहते हैं ज्वालामुखी डॉट। ज्वालामुखी डॉट क्या होती है, ये जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ये मानो कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ठीक है, ये स्थान विशेष से ज्वालामुखी उद्गार हुआ, और ये जो है ज्वालामुखी धीरे धीरे क्या हो गया, मृत प्राय हो गया। अब यहाँ से जो हवा आई, नदियाँ आई, पानी आया और यहाँ के आसपास का सारा अपरदित कर दिया। और लास्ट में जो एक शिला के आकार की जो ये आकृति बची, लास्ट में जो ओनली मुंह वाला वो क्षेत्र बचा, लास्ट में जो इस टाइप का क्षेत्र बचा, उसे कहते हैं ज्वालामुखी डॉट। ठीक है, अपरदन के कारण निर्माण होता है इसका। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए का डेविल टावर। ठीक है, डेविल इसलिए बोल देते हैं, इसलिए बोल देते होंगे क्योंकि यार या तो ये स्थान विशेष पर डेविल होगा, या इसकी आकृति क्या है, ये ज्वालामुखी कण काले रंग की होगी, और काले रंग को अपने ना बुरा ही मानते हैं इंडिया वाले तो, और वैसे भी काले रंग को ना बुरा ही माना जाता है, ये वाइट बर्डन थ्योरी के कारण ऐसी मानसिकता हो गई। पर ठीक है, इसी कारण डेविल टावर नाम है इसका, पता नहीं किसके कारण है, पर इसका नाम जो यूएसए में है एक ऐसा, तो उसका नाम डेविल टावर है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने बाहरी स्थलाकृतियाँ पढ़ ली, बाहरी आकृति पढ़ ली। अब बात करते हैं आंतरिक आकृतियाँ। आंतरिक आकृति के बारे में। आंतरिक आकृति क्या होती है, कौन कौन सी बनती है, वो देखते हैं। अभी मैं एक चित्र बनाता हूँ, देखो ये कोई उद्गार हुआ,
ये मानो कि पृथ्वी का बाहरी भाग, ठीक है। ये इसमें ना ये इससे मिलाते हैं, ठीक है, पृथ्वी का बाहरी भाग। अब आंतरिक आकृतियों में यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ। यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ और उद्गार होते ही ना इस टाइप से जम गया, या तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, गहराई में जम गया ऐसे शील्ड के आकार का, एकदम एकदम ठोस, ठीक है। इसको नाम देते हैं बैथोलिक। या ये किया, ऊपर गया और ऊपर बाहर नहीं निकल पाया और यहाँ पे कोई आकृति बनाई इस आकार की, ऐसे इस आकार की, उद्गार ही हुआ है, बाहर नहीं गया तभी पढ़ रहे ना, अंदर की आकृतियों को पढ़ रहे हैं। बाहर हुआ, इस आकृति बनाई, ये आकृति बनी, इसका नाम लेते हैं लेकोलिथ। किसके कारण बनी? मैग्मा के कारण, मैग्मा के कारण, ठीक है। ये उद्गार हुआ और यहाँ पे आकृति बनी, मानो कि यहाँ पे जाके ऐसे ऐसा पूरा पूरा ऐसे जम गया, ठीक है। जो ये आकृति निर्माण हुआ ना, इसे कहते हैं डाइक। कोई आकृति इस टाइप से निर्माण हुई यहाँ पे, ठीक है, ये तो डाइक है। और यहाँ पे इस टाइप से ऐसे छोटी छोटी ऐसी सिलियों सी बन जाती है, तो इसे कहते हैं सिल, ठीक है। अब ज्वालामुखी उद्गार हुआ और इस बार आकृति बनेगी लेकोलिथ, लेकोलिथ के बिल्कुल उल्टी ऐसे, इसका नाम लेते हैं लेपोलिथ। लिथ मतलब चट्टाने और मतलब बाकी इसका नाम है लेकोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिक, ठीक है। अब एक आकृति ऐसे भी बन सकती है, कैसे कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ और फिर इस टाइप से जमा होगी ऐसे सर्पिलाकार की, तो इसका नाम देते हैं, इसे कहते हैं फेकोलिथ, फेकोलिथ। तो आंतरिक आकृतियाँ कौन कौन सी होती है? बैथोलिक, आंतरिक आकृतियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आंतरिक आकृतियाँ कौन कौन सी होती है? तो पहला देखा बैथोलिक, फिर अपने देखा लेकोलिथ, फिर अपने देखा लेपोलिथ, फिर अपने देखा सिल्क, फिर अपने देखा डाइक या सिल्क या सील। सिल्क से याद रखते हो, सिल्क वाली तो चॉकलेट्स हैं कि ऐसे पतली पतली लंबी लंबी होती है ना, वो सिल्क होती है। डाइक और एक अपने देखा फेकोलिथ, ठीक है। कितनी कलाकृतियाँ देखी? 3 और 3 6, ठीक है। बाहर बनेंगे तो शंकु, क्रेटर, कैल्डेरा या गिज्जर या ज्वालामुखी डॉट, इसे क्या कहते हैं? एक एग्जांपल है यूएसए का डेविल टावर। गिज्जर का एग्जांपल है येलो नेशनल पार्क यूएसए में, ठीक है, फेथफुल गिज्जर। और मणिकर्ण स्थान है हिमाचल प्रदेश का। भारत में भी एक गिज्जर है, कैल्डेरा में एग्जांपल देखे थे अपन ने। क्रेटर झील का एग्जांपल देखा था, सबसे बड़ा एग्जांपल देखा था टिटिकाका झील का, फिर लोनार झील का देखा था। शंकु के बारे में तो क्या ही बताएं आपको, बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, सिल्क, डाई और फेकोलिथ की बात। अब बात करते हैं इसके ज्वालामुखी वैश्विक वितरण की। और ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण एज इट इज किसका रहेगा? भूकंप का वैश्विक वितरण। तो बात करते हैं ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण या
भूकंप का वैश्विक वितरण। मैप में समझ लेते हैं, मैप डाल देता हूँ उनको। कहाँ जाएगा? ठीक है, अब देखो ये क्या है, अंटार्कटिक महासागर। ये क्या है, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये क्या है, हिंद महासागर। यहाँ क्या पड़ा, हिमालय। ये है भूमध्य सागर, याद रखना। और ये जो देश दिख रहे हैं ना, इसे कहते हैं इटली। बार बार पढ़ा था आज। ठीक है, हिमालय, यहाँ भी प्रशांत महासागर। अब हमने क्या देखा था कि दक्षिण अमेरिका है, इसमें एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी, एंडीज। और नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है रॉकीज। यहाँ एक और पर्वत है, ब्रुक्स पर्वत, अलास्का पर्वत। ठीक है, तो हमने देखा था कि प्लेटों का महासागरीय प्लेट है। यहाँ पे ये प्लेट है वो है नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, ये साउथ अमेरिका की प्लेट, और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। अब इन दोनों के बीच में अभिसरण होएगा, तो यहाँ पे किसका उद्गार होगा, ज्वालामुखी का उद्गार होगा। और ऐसे ही उद्गार कहाँ होगा, ऐसे ज्वालामुखी का उद्गार होगा, और अभिसरण से क्या होगा, कंपन भी उत्पन्न होगा। सेम ऐसे और इस तरफ भी जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है अन्य प्लेटों से टकराएगी, तो यहाँ का क्षेत्र भी क्या हो गया, ज्वालामुखी से उद्गार होगा, और यहाँ पे भी भूकंप आएंगे। तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, प्रशांत महासागरीय पेटी, यहाँ विश्व के 68% भूकंप व 68% ज्वालामुखी उद्गार होता है। और इस 68% ज्वालामुखी के उद्गार के कारण तो ये जो श्रृंखला मेखला बन रही है एक चारों तरफ, इसे कहते हैं अग्निवल्य। अग्निवल्य, पृथ्वी का अग्निवल्य क्यों बन रहा है कि चारों तरफ प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब अभिसारी गति के कारण प्रशांत महासागरीय प्लेट है जो इधर भी अभिसारी गति करेगी, उधर भी करेगी, उधर से टकराएगी, तो वहाँ ज्वालामुखी और भूकंप आएंगे। ऐसा क्षेत्र है पृथ्वी का सर्वाधिक, वो रहेगा प्रशांत महासागर। इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं, ये देखो, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का भाग। ठीक है, इधर देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, अब याद रहेगा 68% जो भूकंप ज्वालामुखी आते हैं वो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, और इसे पृथ्वी का अग्निवलय कहते हैं। और पृथ्वी का अग्निवलय कहते हैं, और ये मतलब क्या, ये यदि ये सोचो कि पृथ्वी का क्रस्ट टूटे ही ना, ज्वालामुखी उद्गार होता रहे, मतलब अंदर तापमान बढ़ता रहे, तो एक दिन तो पृथ्वी विस्फोट हो जाएगी। और पृथ्वी विस्फोट न हो इसलिए ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है उस दाब के कारण। तो ये क्षेत्र है जो पृथ्वी को स्टेबल रखता है, खुद शांत रहता है। ठीक है, अब देखो अंटार्कटिक महासागर में भी ना एक पेटी है, एक कटक है। एक कटक है और एक ऐसी रेखा देखो, भूमध्य सागर में बहुत सारे ज्वालामुखी उद्गार हो रहे थे, और ये ज्वालामुखी उद्गार होते होते हिमालय इधर की तरफ भी आते हैं, और हिमालय के ऐसे इस टाइप से होते हैं। तो इस जो ये पेटी का निर्माण होता है इसे कहते हैं मध्य विश्व पेटी, और इस पेटी में विश्व के 21% ज्वालामुखी व भूकंप क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। कैसे, ये देखो। इसके बाद में एक और क्षेत्र रहता है
अफ्रीका की महान बरस घाटी, तो अफ्रीका की महान बरस घाटी, यहाँ पे भी बहुत क्षेत्र रहता है। 68 और 21 आ गया, बाकी बचा थोड़ा बहुत वो ले लो। अफ्रीका की महान बरस घाटी, ठीक है। 3 क्षेत्र देखिए कौन से, प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य विश्व पेटी, भूमध्य सागर, हिमालयन रेंज को लेते हुए जो यहाँ निकलती है, कुनलुन पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, लेपारी, लिसली, ठीक है। उनको लेते हुए जो प्रदर्शित करती है, जो एरिया होता है वो है मध्य विश्व पेटी का, ये 21% है, याद रहेगा। अफ्रीका महान बरस घाटी याद रहेगा। ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं अटलांटिक कटक। कटक क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ कहाँ हुआ, समुद्र के अंदर ही हुआ, और समुद्र के अंदर ही जो क्षेत्र मतलब एक तरह से निर्मित हो रहा है उसे कहते हैं कटक। तो अटलांटिक महासागरीय कटक भी बहुत सारे ऐसा बहुत बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, परंतु ये ज्वालामुखी के अंदर है तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, ठीक है। यही ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण है, यही भूकंप का वैश्विक वितरण है। और मैं चाहता हूँ कि ठीक है यार, अब इंडिया वाला ना भूकंप का पढ़ना तो था, वो आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।